नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 10वीं क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें सामाजिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर का आज ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था उसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसके मध्य होती है। फिर से सुनिएगा, सुरजी अर्जुन गांव की संधि किनके मध्य होती है, आप वो कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा मित्रों देखिए, ये जो किताबें हैं इनमें कुछ मिस्टेक है, जैसे सन वगैरह हैं, ज्यादातर इन्हीं में मिस्टेक है, तो ये टाइप करते टाइम हो जाती है इन किताबों में। कुछ तो चेंज है जो मैंने आपको बता दिए, कई वीडियो में आ जाते हैं सीध में तो आपको बता देते हैं। कई बार विद्यार्थी बता देते हैं कि सर इसमें ये मिस्टेक जो है ये प्रिंट में गलत हो गया, तो कहीं आपको लगता है तो आप बता दीजिएगा। एक तो जैसे आप में से विद्यार्थियों ने बताया कि ये मिस्टेक थी इसमें, ये 1799 जो है 1799, तो बड़गांव की जो संधि है, ये बड़गांव की संधि ये 1799 नहीं है, ये 1779 है। तो ये ध्यान में रखें आप। 99 गलत प्रिंट हो गया, 99 में से 20 साल कम कर दीजिए, 1779। और एक जो हम पढ़ रहे थे आप में से, जो अकाल तख्त की बात थी, अकाल तख्त का की जो गुरु हरगोविंद जी हैं, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना कब की थी। तो बुक के अंदर इसमें जो है वो 1699 लिखा हुआ है, तो वो गलत है। सही उत्तर है उसका 1606। हर गोविंद जी जब नए गुरु बनते हैं तो उस समय उन्होंने कई जो है इसमें बदलाव किए, सिख धर्म में कई चेंज किए, तो उन्हीं में से एक ये था, अकाल तख्त का निर्माण किया था। कब किया था? 1606 में। ये 99 गलत था, और यहां ये ध्यान रखिएगा, ये 1799 नहीं, 1779 है। तो अब आगे पढ़ते हैं हम। अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष। देखिए, अफगानिस्तान के शासक ने रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया। रणजीत सिंह सतलज नदी के पूर्व में स्थित प्रांतों पर अधिकार करना चाहता था, जबकि इस क्षेत्र पर अंग्रेज अपना आधिपत्य चाहते थे। फरवरी 1809 में एक्टर लोनी ने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा कर दी और कहा कि लाहौर की ओर से कोई आक्रमण हुआ तो उसे सैनिक बल से रोका जाएगा। महाराजा ने मात खाई और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हो जाती है। कब? 1809 में, जिसमें सतलज नदी के पूर्वी तट के राज्यों पर अंग्रेजी नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया। तो ये आपको एक तो संधि ध्यान में रखनी है कि किनके बीच में होती है, अंग्रेजों और जो पंजाब के राजा हैं रणजीत सिंह, इनके मध्य। रणजीत सिंह के समय तक अंग्रेजों के साथ संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब? 1839। तो सरदारों की महत्वाकांक्षाएं व स्वार्थ के कारण दरबार में दलबंदी प्रारंभ हो गई। मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर पढ़ाया था वीडियो, उसमें भी एक बात कही थी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हमेशा कहते थे कि शैतान घर में तभी प्रवेश करता है जब उसे प्रवेश करने का मौका दिया जाए। यहां ये फिर प्रवेश करने का मौका बन रहा है, आपस में फूट हो रही है सिखों में, तो शैतान भी अब प्रवेश करेगा। कौन? अंग्रेज। तो 27 जून 1839 को रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो सरदारों की महत्वाकांक्षाएं व स्वार्थ के कारण दरबार में दलबंदी प्रारंभ हो गई। नया राजा कौन बनता है? खड़क सिंह। लेकिन वह कुशल प्रशासक नहीं था, जिससे दरबार में डोगरा बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ गया। अंग्रेजों ने इस अराजकता का लाभ उठाया और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। तो राजा खड़क सिंह बनता है, लेकिन जो डोगरा बंधु हैं इनका हस्तक्षेप बढ़ गया। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष का कारण बनी। तो एक तो अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है, फूट डालो राज करो की नीति, प्रथम मुठभेड़ के बाद 13 दिसंबर 1845 में लॉर्ड होर्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 10 फरवरी 1846 के सबराऊ के युद्ध में सिखों की निर्णायक हार होती है। कब? 1846 में। 13 फरवरी 1846 को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, जिसमें जालंधर दोआब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।
तथा 1,50,00,000 की राशि युद्ध क्षति के रूप में सिखों को अंग्रेजों को देनी थी। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। होर्डिंग पंजाब प्रशासन पर दिलीप सिंह के वैश्यक होने तक अधिकार रखना चाहता था। आयु कम थी दिलीप सिंह की उस समय। अतः 26 दिसंबर 1846 ईस्वी को भैरोवाल की एक पूरक संधि की, जिसमें अंग्रेज भाग के पंजाब के एक भाग के स्वामी बन गए। तो मित्रों, एक तो ये संधि आप ध्यान में रखने कौन कौन सी होती है। अब जैसे लाहौर की संधि है, इसके बाद में भैरोवाल की एक पूरक संधि है, तो ये कई संधियां हैं। अब है दूसरा आंग्ल सिख संघर्ष और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। दूसरा आंग्ल सिख संघर्ष का कारण 1847-48 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब में सारे ऐसे सुधार करना जो कि सिख विरोधी थे, फौज से मुक्त किए गए सैनिकों का असंतोष तथा रानी जिंदा के अधिकारों का छीन जाना। रानी जिंदा या जिंद कौर भी कहते थे इनको, वह उसकी बदला लेने की चाहत थी। रेजिडेंट का अत्यधिक आंतरिक हस्तक्षेप व डलहौजी के पंजाब को अंग्रेजी शासन की चाहत ने दूसरे आंग्ल सिख संघर्ष को अनिवार्य कर दिया। 10 अक्टूबर 1848 ईस्वी को गवर्नर जनरल डलहौजी ने सिखों के साथ अंतिम युद्ध की घोषणा के साथ ही युद्ध प्रारंभ हो गया, क्यों उसमें गवर्नर जनरल जो है ये लॉर्ड डलहौजी है। 13 मार्च 1849 को शेर सिंह, छत्तर सिंह, मूलराज आदि सिखों के समर्पण के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया और डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा पंजाब को ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया और इसी घोषणा से पंजाब के स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व हो गया। तो देख लीजिए मित्रों कि जो पहले राजा थे रणजीत सिंह, 1839 में उनकी मृत्यु हुई, तब तक ठीक है। जो ही उनकी मृत्यु हुई, राजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु के 10 साल के अंदर अंदर 39 में उनकी मृत्यु होती है और अगले 10 साल के अंदर अंदर यानी 49 तक पूरे पंजाब प्रांत का, पूरे पंजाब राज्य का किस में विलय कर लिया गया? ब्रिटिश भारत में। तो ये यहां अंत हो जाता है। 2 युद्ध होते हैं अंग्रेजों और सिखों के। अब हम आगे बढ़ते हैं 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। ये पहले भी आया है, कई बार हमने पढ़ा है, अलग से भी वीडियो बनाए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे और कोई एग्जाम हो। यहाँ फिर से आया है और थोड़ा डिटेल में होगा, बहुत अच्छा दे रखा है, तो इसको सुनिएगा अच्छे से। तो मित्रों, एक चीज आपने देख ली कि 1757 में जब से अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध से विजय शुरू की, वहां से लेकर के 1857 तक केवल इन्होंने शोषण के अलावा और कोई काम नहीं किया। तो 1857 ईस्वी से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के प्रांतीय राज्यों, देसी राज्यों, किसानों, जनजातियों आदि का प्रतिरोध सहन करना पड़ा। लेकिन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति और आपसी फूट का लाभ उठाकर इस प्रतिरोध को विफल कर दिया, परंतु उनको अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। तो पहली बार अंग्रेजों का जो एक संगठित रूप से सामना होता है, जो अब तक अंग्रेजों का इस तरह से सामना नहीं हुआ था, वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में होगा। और जब ये हुआ तो अंग्रेजों को भी बहुत सी चीजें समझ में आई कि इस प्रकार से तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने खुद की जो नीतियां थी उसमें भी कुछ परिवर्तन किया और पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सारा शासन चल रहा था। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय जो है किसके हाथ में चला गया? डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में, जो डायरेक्ट महारानी थी वहां हाथ में। हालांकि मित्रों, एक चीज और है, जब आप संविधान का जो विकास पढ़ते हैं, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वहां से संवैधानिक विकास शुरू हो जाता है। पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए लगातार नियम पर नियम चार्टर एक्ट लाए गए। तो ऐसा नहीं है कि 1857 में डायरेक्ट ये स्वतंत्रता संग्राम होता है और इसके होने के बाद पूरी तरह से चेंज हो गया। ये चेंज तो होता है पूरी तरह से, लेकिन नियम पिछले कई वर्षों के अगर आप ये सारे अगर पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, तो पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बहुत हद तक हो चुका था और काफी संख्या में इनके अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथ में ले भी चुकी थी। ये भी एक ठीक था कि ये जो 1857 का क्रांति हुई, ये क्रांति हुई
और क्रांति होते ही ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी एक मौका मिला, एक बहाना मिल गया पूरी तरीके से कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शासन चलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह से अपने अधिकार में लेते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां रूल चलाए, उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हीं पर ही चला करके और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया, पूरी तरह से ही एक प्रकार से समाप्त प्राय हो गई है नाम मात्र के लिए। और डायरेक्ट शासन किसके हाथ में स्थानांतरित हो गया? यहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। अब आता है स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप। इस प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। जहां अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह है व सामंती प्रतिक्रिया अथवा मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं, वहीं भारतीय इतिहासकार व विद्वानों का मानना है कि यह सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर शीघ्र ही इस संघर्ष ने पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की। यानी जो बाहर वाले हैं अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार, वो केवल इसको एक सिपाही विद्रोह बताते हैं या मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकार और विद्वान क्या कहते हैं कि यह सैनिक असंतोष से प्रारंभ जरूर हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इसने जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त कर ली। बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह व स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है, यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का स्वातंत्र्य समर वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इस युद्ध को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो ये कई बार पूछा जाता है, वीडी सावरकर जी की जो किताब है वो भी आपसे पूछी जाती है, और किसने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो वो वीडी सावरकर ने कहा है। सुरेंद्र नाथ सेन का जो ये कथन है ये भी आप ध्यान में रखें, धर्म के नाम पर शुरू हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हो गया। अब आते हैं स्वतंत्रता संघर्ष के कारण। सबसे पहला है अंग्रेजों की आर्थिक नीति, लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ और प्रसार। सैनिकों के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने पर अनुशासनहीनता का अपराध लगाकर उनको दंड दिया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर एक अधिकारी की हत्या कर दी। तो बैरकपुर की छावनी के अंदर मंगल पांडे जो है, इसने एक अधिकारी की हत्या कर दी। ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वीं एनआई रेजिमेंट को तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को दंड दिया गया। मई 1857 में छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से मना करने पर सैनिक न्यायालय ने दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया। 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अपने सैनिक साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया और दिल्ली हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक भारी क्षति थी। क्रांति शीघ्र ही लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी और अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। तो मित्रों, ये जो क्रांति है ये 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी के अंदर एक घटना होती है। मंगल पांडे जो है एक सैनिक था बैरकपुर की छावनी में और इसने एक अधिकारी की हत्या कर दी। इसके बाद में कई घटनाएं होगी और सब ने मिलकर के ये किया था कि हम क्रांति को जो शुरू कब करेंगे, 31 मई को पूरे भारत में एक साथ। लेकिन चूंकि सैनिक जो हैं 31 तारीख तक का वेट नहीं कर पाए, उससे पहले ये कई घटनाएं हुई और सैनिकों ने 10 मई से ही क्रांति का आगाज कर दिया। तो जब हम क्रांति की असफलता के कारण पढ़ते हैं तो उस कई कारणों में सबसे पहला कारण यही आता है कि क्रांति का जल्दी शुरू होना। जब 31 मई की डेट डिसाइड की थी कि पूरे भारत में एक साथ हम विद्रोह करेंगे, लेकिन उसकी बजाय 10 मई से ही शुरू हो जाना, तो ये भी एक कारण था। और ये चर्बी वाले कारतूस क्या है, ये तो आप जानते हैं, कई बार पहले भी बता चुके हैं कि जो कुछ कारतूस थे उनपे इस तरह की बात फैल गई थी कि उनपे गाय व सुअर की चर्बी है। तो इससे अब उसको कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले उसका जो खोल है वो दांतों से काट करके अलग करना पड़ता था। तो ये हिंदू और मुस्लिम में इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन हो गया। तो धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंची
और बाद में धीरे धीरे अभी आगे कैसे फैलेगा ये देखेंगे हम। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए पंजाब से सेनाएं बुलाई। भारतीय सैनिकों ने घोर युद्ध किया, लेकिन अंत में सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन मारा गया, सम्राट को बंदी बना लिया गया, दिल्ली के निवासियों से प्रतिशोध लिया गया। लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों और एक पोते की गोली मारकर हत्या कर दी। तो अब दिल्ली इनके हाथ से निकल गया था। अंग्रेजों ने वापस अपनी सेनाएं बुलाई पंजाब से, भारतीय सैनिकों से युद्ध किया और दिल्ली पर सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, ये मारा गया, सम्राट को इन्होंने बंदी बना लिया। बहादुर शाह जो जफर हैं, ये खुद वृद्ध थे, 80-85 साल की इनकी आयु थी। ऐसा कोई इनका इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इसका नेतृत्व करूं, लेकिन चूंकि मुगल सम्राट थे और जनता में, सैनिकों में इनके लिए मान सम्मान था। ये तो शायर थे, शायरियां लिखा करते थे, लेकिन अब सबने कह दिया कि आप हमारे बनो नेता, तो इनको बना दिया। कई और नेता थे इस समय, अगर उनको नेतृत्व सौंपा जाता तो इस क्रांति का स्वरूप कुछ और हो सकता था, लेकिन अभी हो चुका है। ये क्रांति गई कब की, 1857 की। तो जोश के अंदर यही होता है कि एक तो होता है जोश और एक होता है होश। जोश में अगर होश ना हो तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं, और वो चीजें कई हम यहां देखेंगे। 31 मई की जगह क्रांति 10 मई को शुरू कर देना, तो ये तो एक दोहा भी है कि धीरे धीरे रे मन्ना धीरे धीरे सब होए, माली सिंचे सो घड़ा रित आया ही फल होए। कि जो चीज धीरे धीरे फल के रूप में हमारे सामने आती है वो एक अलग ही चीज है। जल्दबाजी करके किसी कार्य को किया जाए तो वो काम खराब ही होता है। अब 4 जून 1857 को लखनऊ में भी क्रांति हो गई। भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंसी को घेर लिया और ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउटड्रम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। नवंबर 1857 ईस्वी में मुख्य सेनापति सर कोलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से नगर में प्रवेश किया। कौन? कैम्पबेल। मार्च 1858 ईस्वी को नगर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। आपसे अधिकारी भी पूछे जाएंगे कि कौन सा अधिकारी कहां था, तो यहां लखनऊ के अंदर आपको कैम्पबेल ध्यान में रखना है। 5 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया। जनरल सर व्यू व्हीलर जो छावनी कमांडर थे, उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा नाना साहेब का साथ तात्या टोपे ने दिया। 6 दिसंबर 1857 को सर कैम्पबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। तात्या टोपे वहां से भाग निकले और झांसी चले गए। तो मित्रों, ये कानपुर पर जो है क्रांतिकारियों ने नाना साहेब को अपना पेशवा घोषित कर दिया था, और लेकिन यहां भी जो है ये कैम्पबेल ने कानपुर पे पुनः अधिकार कर लिया और तात्या टोपे यहां से भाग निकले और झांसी चले गए। तात्या टोपे मित्रों बहुत हीरो है वैसे इसका 1851 की क्रांति का। ये तात्या टोपे राजस्थान भी आता है 2 बार, लेकिन यहाँ की रियासतों से कोई इसको सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। ये जितना सोच करके यहाँ आया था कि मुझे राजस्थान से जो सहायता मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ, इसको कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, बल्कि कई युद्ध करने पड़े। और उसके बाद जो है ये यहाँ से निराश होकर के वापस चला गया। फिर नरवर के जंगलों में मानसिंह नरूका ने इस धोखे से पकड़वा दिया इसे। जून 1857 में झांसी में क्रांति हो गई। रानी लक्ष्मीबाई को रियासत का शासक घोषित कर दिया गया। सर ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण करके अप्रैल 1858 को पुनः उस पर अधिकार कर लिया। झांसी पर अधिकार हो जाने पर रानी तथा तात्या टोपे हैं, इन्होंने ग्वालियर की ओर अभियान किया, जहां भारतीय सैनिकों ने इनका स्वागत किया। परंतु सिंधिया ने राज भगत रहने का निश्चय किया और आगरा में शरण ली। मित्रों, यही कारण है कि सिंधिया जो है इनकी कई बार आलोचना होती है, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाने में सिंधिया सबसे आगे थे। तो इसलिए आज भी कई बार जो आलोचना हो जाती है। ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे फिर बच निकले,
परंतु अप्रैल 1859 ईस्वी में उन्हें सिंधिया के एक सामंत ने पकड़ लिया। ये मानसिंह जो है नरुका था, ये नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया और अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। अब किसने कहा नेतृत्व किया, यह भी आपको ध्यान में रखनी है। बिहार में कौन था? कुंवर सिंह। और ये थे भले ही 80 साल के, लेकिन इनकी हिम्मत वाकई जो है वो माननी पड़ेगी। और आहुआ के राजस्थान के अंदर आहुआ जो है पाली में, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का आपने नाम सुना होगा, कुशाल सिंह। उनकी भी उम्र काफी थी, लेकिन उन्होंने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था उस समय 1857 की क्रांति में, कि एक ठाकुर इतना मजबूत हो गया था कि उसने राजा को पराजित कर दिया, अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। वो आहुआ का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, कई युद्ध देखते हैं, काले गोरे का युद्ध, फिर तीसरा आहुआ का युद्ध आएगा, दूसरा चेलावास का युद्ध, कई आप देखेंगे उसमें। लास्ट युद्ध में पराजित होगा, लेकिन उससे पहले सबको उसने हरा के छोड़ दिया। तो यहां भी 80 वर्षीय कुंवर सिंह था, तो इनके हाथ में कहते हैं कोई गोली वगैरह लग गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, तो इन्होंने अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को तलवार से काट करके और गंगा नदी में बहा दिया। ये चीजें सुनने में बड़ी वाकई ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं। तो जगदीशपुर के जो जमींदार हैं 80 वर्षीय कुंवर सिंह, इन्होंने किया, कुंवर सिंह ने अंग्रेज सेनापति मिलमेल, कर्नल डेक्स, मार्क और मेजर डाल्स को धूल चटाई। ये देखिए, इन अंग्रेजों को उठा उठा के पटका इन्होंने। अप्रैल 1858 में पुनः अपनी रियासत पर अधिकार कर लिया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बरेली में बहादुर खान ने क्रांति में भाग लिया। बनारस में भी क्रांति हुई, लेकिन कर्नल नील ने उसे दबा दिया। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में सैनिक क्रांतिकारियों की संख्या कम थी। फिर भी इस महान संघर्ष में दक्षिण भारत के भी अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए, सजाएं भुगती और बंदी बनाए गए। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दक्षिण भारत के प्रमुख नेतृत्व करने वालों में रंग बापूजी गुप्ते सतारा से, सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे व मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद से, और भीमराव व मुंडरगी छोटा सिंह कर्नाटक से, अन्नाजी फडणवीस कोल्हापुर से, गुलाम गोस व सुल्तान बख्श मद्रास, अरुणागिरी व कृष्णा चीगलफुट से, मुलगाबल स्वामी कोयम्बटूर से, मुल्ला सनी विजय कुदारत केरल से आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। तो ये दक्षिण भारत से भी कई विद्रोह करने वाले नेता थे, तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। सतारा से ये रंग बापूजी गुप्ते हैं, फिर हैदराबाद से कौन था, कर्नाटक से कौन था, कोल्हापुर से कौन है, मद्रास, कोयम्बटूर, चिगलपुट, केरल। इस प्रकार 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त रहा, और इस संघर्ष में सैनिकों के साथ साथ सभी क्षेत्र, भाषा, धर्म और जाति के लोगों और कर्षकों जमींदारों ने भाग लिया। तो ये 1857 की क्रांति वाला जो पार्ट है, ये आपका चैप्टर इसमें समाप्त होता है। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत को अंग्रेजी उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ही जन विद्रोहों को जन्म दिया, जिसमें जनजातीय आंदोलन भी है। जनजातीय आंदोलन का कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के खो जाने, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का होना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना आदि माना जाता है। तो जनजातियां जो थी, उनमें अंग्रेजों के प्रति विद्रोह क्यों हुआ, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। अब सबसे पहला आता है सन्यासी विद्रोह। मित्रों देखिए, अंग्रेज भारत आते हैं। मैं कई बार जब इतिहास बार बार आप पढ़ते हैं, थोड़ा डीपली जब पढ़ते हैं, तो आपको इन अंग्रेजों से इतनी नफरत हो जाएगी। इस अंग्रेजों ने, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का वो बर्बाद कर दिया, यहाँ के गांव बर्बाद कर दिए। गांवों के मामले में जब अंग्रेज यहाँ आते हैं 17वीं शताब्दी में, जहांगीर से अनुमति लेंगे, अपना ये धीरे धीरे व्यापार फैलाएंगे। उस समय जब अंग्रेज भारत यहाँ आते हैं, तो भारत का विदेशों के साथ व्यापार हुआ करता था।
भारत के पास जो जहाजी बेड़े थे, जो जहाज थे यहाँ के व्यापारियों के पास, वो अंग्रेजों के उस वक्त के जहाजों की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। यहाँ के गांव आत्मनिर्भर होते थे, किसी को किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अंग्रेज हैरान थे कि भारत इतना समृद्धशाली कैसे है इन गांवों के बल पर। और फिर अंग्रेजों ने एक ऐसी चीज चलाई, ट्रेन, कि इन गांवों को कई इतिहासकारों ने कहा है कि इन गांवों को आज तक कोई भेद नहीं पाया, लेकिन ये जो ट्रेन थी, इन्होंने इन गांवों को भेद दिया और डायरेक्ट गांव से कच्चा माल उठा उठा के और ये जो है वहां ले जाने लगे फॉरेन में। तो इन अंग्रेजों ने जो पूरा बर्बाद किया भारत का, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाईचारा खत्म कर दिया, फूट डाल दी, जिन्होंने इतना बर्बाद किया अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान को, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी सीमाओं में इसको बांधा जा सकता है, नहीं बांधा जा सकता। इतना ज्यादा अत्याचार किया और पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर गए, और आज भी भारत उन चीजों से निकल नहीं पाया है, इतनी बुरी तरह बर्बाद कर गया, और अभी भी कई सैकड़ों साल लगेंगे इसमें। सबसे पहला है सन्यासी विद्रोह है। बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद जब 1769-70 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा, उधर कंपनी के पदाधिकारियों ने कर भी कठोरता के साथ वसूले। सन्यासी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज हो गए। इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही थी, और इन्होंने जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठे और कोषों पर आक्रमण कर लूट लिए। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया। तो इस सन्यासियों ने किया था इसका विद्रोह है, हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। दूसरा आता है कोल विद्रोह है। अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलता और कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने जिस शोषण को जन्म दिया, उसके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह है किया। क्या थी? जो प्रशासनिक जटिलताएं, कठोर भूमिकर व्यवस्था, चाहे अकाल पड़े या कुछ भी हो, आपको कर देना ही होगा। स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार, जो स्थानीय शासक था, क्योंकि अंग्रेजों को मतलब सिर्फ उन शासकों से था कि उनको पैसा दो, बाकी उनको कोई मतलब नहीं कि ये शासक लोगों से कैसे पैसा वसूले करेंगे। तो इन चीजों के खिलाफ, एक सिस्टम के खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह है किया था। यह विद्रोह तब अधिक बढ़ गया जब 1831 ईस्वी में उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी गई। इस विद्रोह में हिंसा व्यापक स्तर पर हुई। यह विद्रोह है रांची, सिएबूम, हजारीबाग, पलामऊ, मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गया। ये जो झारखंड वाला और ये बिहार वाला जो क्षेत्र है, इस तरफ एक दीर्घकालीन तथा विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात यहां शांति स्थापित हो सकी। कलकत्ता स्थित काउंसिल के अध्यक्ष मेटकॉफ ने यह स्वीकार किया है कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना बहुत स्पष्ट थी। तो मेटकॉफ ने यह स्वीकार किया कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना बहुत स्पष्ट थी। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ के लोग, आम जनता है, वो भी अंग्रेजों से नफरत करती थी। आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, आपने राजस्थान की क्रांति सब विद्यार्थी पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से रुचि के साथ पढ़ते हैं। जब आप आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में पढ़ते हैं, तो कुशाल सिंह के आप समय देखते हैं कि उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह। तो इनका जो एक विशेष व्यक्ति था ओंकार सिंह, ये भी मारा गया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ, जो युद्ध में जो हितकोट और ये जाते हैं ओंकार सिंह। लेकिन इस ओंकार सिंह को मार करके कुछ उल्टा पुल्टा जनता ने नहीं किया, जो सैनिक थे यहाँ के कुशाल सिंह के क्रांतिकारियों ने, कि इसका शव कहीं ऊपर किले पर लटका दिया हो या ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि उस वक्त मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था पीए मैक मेसन, उसको देखिए आप, उस मैक मेसन को मारा और उसके बाद उसको काट करके और आहुआ के किले पर लटका दिया। ये नफरत थी अंग्रेजों के लिए। यहाँ के शासकों के लिए नफरत नहीं थी यहाँ के जनता में, क्योंकि यहाँ की जनता को लगता था कि यहाँ के शासक मजबूर हैं। पहले तो अच्छे ही थे बेचारे, ये तो अंग्रेजों ने इनको इतना मजबूर और लाचार कर दिया कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोटा के अंदर जो विद्रोह हुए, आप जानते हैं 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने कोटा को बंधक बना के रखा, राजा को बंधक बना के रखा। तो वहां कोटा के अंदर भी आप देखिएगा,
जो मेजर बटन है, पीए, उस वक्त जो कोटा का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट, इस बटन की गर्दन काट करके और पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी। तो जनता में, क्रांतिकारियों में अंग्रेजों के लिए नफरत बहुत ज्यादा थी। यहाँ के जो शासक थे, जागीरदार थे, ठाकुर थे, जमींदार थे, उनके प्रति वो नफरत नहीं थी जो इन अंग्रेजों के लिए थी। कोई अंग्रेज दिखना चाहिए था, किसी ने मान लो कुछ अंग्रेज ने नहीं भी किया, क्रांतिकारी जिस समय उफान में है और कोई गोरा दिख गया कि ये गोरा है, तो उसको वही मार दिया उन्होंने। इतनी भयंकर नफरत थी इन अंग्रेजों से। गोरा होना चाहिए बस, तो उसको वही साफ कर दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, 30 मिनट से ऊपर हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इनमें से क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछे जाएंगे। कौन सा कब होता है, कौन सा विद्रोह कहां हुआ, किस क्षेत्र में हुआ और क्यों हुआ। और ये 10वीं क्लास की हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं ज्योग्राफी शुरू करूंगा। लेकिन आपको एक काम उसमें खुद को और करना है कि 11वीं 12वीं की जो हिस्ट्री है, 11वीं क्लास तो खैर विश्व का इतिहास है, वो ना पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन 12वीं कक्षा की जो पुस्तक है, भारत का इतिहास जो है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस पुस्तक को भी आप जरूर पढ़िएगा। और छठी से 10वीं तक आपने ईमानदारी से अगर सभी पुस्तकें एक एक चैप्टर पढ़े हैं, तो 12वीं कक्षा के भारत के इतिहास पुस्तक को पढ़ने में आपको कोई जोर नहीं आएगा, क्योंकि वही टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा उनका डिटेल और कर दिया है। तो आपको निश्चित रूप से वो किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब सिलेक्शन करवाना होता है तब ये नहीं कहा जाता कि मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूं क्या, ये कहा जाता है कि मैं और क्या पढ़ूं, ताकि कोई चीज छूट नहीं जाए। तो इन दोनों में शब्दों में फर्क देखिएगा कि मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूं या मैं और क्या पढ़ूं, ताकि मेरा सिलेक्शन रह नहीं जाए, मेरा सिलेक्शन हर हालत में हो। तो वहां तक पहुंचना है तो कोई कमी नहीं छोड़नी है। 12वीं क्लास की जो भारत का इतिहास पुस्तक है उसको आप कंटिन्यू पढ़िएगा, क्योंकि हम एक बार छठी से 10वीं तक की ही पूरी करेंगे। और पूरा तो बेस तो यही है, लेकिन थोड़ा डिटेल में 11वीं के अंदर आप और पढ़ लीजिएगा। और कई विद्यार्थी कह रहे थे सर आप ही जो है ये 11वीं 12वीं वाली भी आप ही जो है किताबें करवा देना। तो अभी कोई ऐसा हमारा प्लान नहीं है, अगर होगा तो बाद में देखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, छठी से 10वीं सबसे पहला टारगेट ये है। तो छोटे छोटे टारगेट लेकर के पूरा करेंगे तो सब पूरा हो जाएगा। अभी से 11वीं 12वीं का बोल दें और फिर नहीं हो पाए तो वो चीज भी सही नहीं है। पहले छठी से 10वीं तक का टारगेट है। हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होने वाली है, 5-6 क्लास के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, और 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं। और मित्रों ज्योग्राफी इन पुस्तकों में बहुत शानदार दे रखी है, बेसिक से आपको समझा रखा है। आप जो पढ़ते हैं कि जलवायु क्या होती है, मानसून क्या होता है, अब विद्यार्थी सीधा उसको किताबों से, ऑथेंटिक किताबों से समझना चाहता है। तो उससे पहले आप इन चीजों से समझिएगा कि आखिर ये मानसून, जलवायु, मिट्टी, मृदा, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट, ज्योग्राफी के भी बेसिक कंसेप्ट 8-10 ही हैं। बाकी तो फिर फैक्ट है, कौन सी नदी कहाँ से निकली, कहाँ गई, किस में मिली, भारत को कितने भागों में बांटेंगे, ये कौन सा हिमालय है, ये कौन सा है, ये पूर्व में कौन सा है, ये दक्षिण का पठार कौन सा है, ये मरुस्थल क्षेत्र कौन सा है, वो तो फिर फैक्ट है। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो 8-10 फैक्ट ही हैं मेन। तो फिर उसको हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।